फिर से ज़रा पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज़ अ क्लस्टर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, 8 to 9 सेंटेंसेस आपके होंगे। अब पहले मुझे पता है सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा ना, और वो एक फ्रेज जो आपको मीनिंग दे रहा है, मीनिंग के साथ, वो आपका सेंटेंस है। ऐसा अगर मैं बोलूँ कि भाई अक्रॉस द बोर्ड, इसका क्या मतलब है, या मैं बोलूँ इनटू द सी, क्या इनटू द सी, वो एक फ्रेज है। कंप्लीट फ्रेज के साथ जो जुमला मतलब देता है वो सेंटेंस है, ठीक है। और देखिए एक सेंटेंस में एक बात करें, एक सेंटेंस में एक बात करें। अभी अगर मिसाल के तौर पे मैं बोलूं कि जी अली इज माय फ्रेंड, ठीक है, और आगे बोल दूं, कॉमा लगा के बोल दूं अहमद, या कॉलन अहमद लिव्स इन कराची, ये कोई जुमला है? ये कोई जुमला नहीं है, ये गलत है। इसे कहते हैं जम्बल्ड सेंटेंस। आप लोगों के जम्बल्ड सेंटेंस आ रहे हैं, जिन लोगों को मैंने बोला लॉन्ग सेंटेंसेस ना लिखें, ये वो चीज है। अली इज माय फ्रेंड एक सेंटेंस है, इधर आपने मार दिया फुल स्टॉप, उसके बाद आप आगे जाएं, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग सेंटेंसेस की तरफ बिल्कुल मत जाएं। चाहे अगर आपने पीएचडी भी की है ना इंग्लिश में, मैं आपको बोलूंगा आप छोटे सेंटेंसेस लिखें अल्लाह के वास्ते, ठीक है ना, और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। सबसे पहले 8 से 9 सेंटेंसेस होंगे, एक मीनिंग कन्वे करेगा, ओनली 1 पॉइंट, सारा पैराग्राफ एक ही पॉइंट पे होगा। कल हमने वो मिसाल ली थी इस्लामिक कम्युनिटी वाली पे, उस पे कुछ लोगों ने हिस्ट्री लिख दी कि 1947 से ये हो। यार वो मैंने नहीं मांगा ना, वो एग्जामिनर ने मांगा है, ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्ट लिखना है कि इस्लामिक कम्युनिटी कैसे रोक सकती है, कैसे रोक सकती है भाई, ओआईसी को यूज करे, पूरी जो है इस्लामी उम्मा ममालिक जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं, फिर स्ट्राइक्स हैं, फिर इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, ऑयल एम्बार्गो है, इस तरीके की बातें करके आपने कंक्लूजिंग सेंटेंस लिख के अपने पैराग्राफ को ख़त्म करना है। बड़ी बातें नहीं करनी इसमें, ठीक है। एक पॉइंट है, यूनिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन करनी है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे पॉइंट्स में, वो मैं पहले लिखूंगा, फिर दूसरे नंबर पे सेकंड इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा तीसरा। ज़्यादा मैंने आपको कहा था 3 से 4 पॉइंट्स लिखें, अगर आप लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा लिख सकते हैं तो भले लिखें, मगर वही बात है टाइम अगर है तो, समझ रहे हैं। और एक पैराग्राफ का मतलब है एक पैराग्राफ, इट्स नॉट 2 या 3, नहीं, गलत है। मैं स्ट्रक्चर थोड़ा आपको बना के दूं। आपने पैराग्राफ शुरू किया, लिख रहे हैं, इधर रुक गए, आपने फिर यहां से शुरू कर दिया, ये तो 2 पैराग्राफ हो गए। आपको नहीं करना, ये आपको ये कंटिन्यू रखना है। आपका खराब खत्म हो गया, पैराग्राफ खत्म, ठीक है, खत्म पैराग्राफ। जब यहां से आपने लाइन छोड़ी या आप दूसरी लाइन पे आ गए तो आप समझे आपका पैराग्राफ चेंज हो गया है, और फिर आपको नंबर कटेंगे, बल्कि आप फेल ही हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा हिकअप है, ये आपने एग्जाम में नहीं करना। जी जी आपने ये नहीं देखना कि आपने मतलब कि कितनी लाइन्स लिखनी है, क्योंकि जो वो चीज़ उन्होंने कहा था पता नहीं क्या होती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे सीएसएस के पैराग्राफ्स हैं ना, इनको बेशक आप 2 पेजेस पर भी ले जाएं, बिल्कुल ले जाएं, कर सकते हैं पैराग्राफ, बिल्कुल ले जा सकते हैं। ये बस सही लाइंस में और सेंटेंसेस में फ़र्क है, मैडम की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम है ना, और देखिए जैसे कि मिसाल की तरफ उमामा एक सेंटेंस, एक लाइन में 6 वर्ड्स लिखता है, तो अगर उसका मिसाल के तौर पे 10 लाइनें लिखेगा तो दैट मीन्स 60 वर्ड्स, और अगर 20 लाइन लिखेगा तो दैट मीन्स 120 वर्ड्स, ठीक है। तो उस एक तरीके से उसका पेज पूरा हो गया पैराग्राफ में। अब मिसाल के तौर पे मेरी राइटिंग छोटी है, मैं एक लाइन में 10 लफ्ज लिखता हूँ, तो अगर मैं 10 लाइनें लिखूंगा तो मेरा तो पैराग्राफ पूरा और मेरे 100 वर्ड्स पूरे हो गए। दैट इज अप टू यू। अगर आपका पॉइंट बहुत मेन पॉइंट है तो आप उसको 200 लफ्ज का भी लिखो, 300 लफ्ज का भी लिखो, मगर मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आपका एक पैराग्राफ जा रहा है 100 वर्ड्स का, तो ऐसा ना हो कि एक 300 वर्ड्स का चला जाए।
भाई 100 से 150 सही है, 200 ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। कितना भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, इससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते। आपके पास टाइम चला जाएगा, आप बोलोगे यार पॉइंट्स तो मैंने बहुत अच्छे लिखे थे, आउटलाइन भी मेरी बहुत आउटस्टैंडिंग है, पर मेरे पीछे में 3 पैराग्राफ चले गए। तो ये नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है और इनको रिपीट ना करें तो बेहतर है। बाकी दैट इज अप टू यू गाइस। सेंटेंसेस आप जितने लिखने लिखें, लाइंस का कोई मसला नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। फिर रेफरेंस बहुत कम लोगों ने दिया। रेफरेंस जरूरी है, इट इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सब्सटेंशिएट करता है आपकी बात को, आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर बोलेगा किसने हवा में तीर चलाया है, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि देखिए आपका एग्जामिनर जो मुझे लगता है वो कोई भी पैराग्राफ आपका पढ़ सकता है। आप बोले यार मैंने 10 पैराग्राफ में लिखे, बीच में 2-3 पैराग्राफ थे मैंने रेफरेंस ही नहीं लिखा, चलो भाई ऐसी निकल जाएगी। क्या पता आपकी किस्मत बहुत बुरी है, सर ने वही पैराग्राफ पढ़ लिया जिसमें रेफरेंस नहीं लिखा हुआ, या जो भी टीचर है हमारा जिन्होंने भी चेक करना है। रेफरेंस आपका लाजमी होना चाहिए। एक पैराग्राफ में एक ही बात होगी, 1 पॉइंट। और यकीन माने टॉपिक सेंटेंस पे, मैं आपको फिर से कह रहा हूं काम करें टॉपिक सेंटेंस पे। और कुछ लोगों ने तो कंक्लूजन सेंटेंस भी नहीं लिखा था, उस बात को वापस से लिखना है। आप में से कोई पता है ये दोनों में क्या फर्क है, टॉपिक सेंटेंस में और हसन तुम बताओ क्या है ये टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? पैराग्राफ में क्या आने वाला है, ठीक है, और कंक्लूजन सेंटेंस क्या होता है? स्टैब्लिश करना है कि पैराग्राफ में ही बताएगा बस, और आपका मिरर इमेज है ये टॉपिक सेंटेंस का। ये बात समझ आई है सबको? मैं फिर से असाइनमेंट दे रहा हूँ, भले ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट आपका स्ट्रक्चर ठीक हो। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर एयर। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल फ्लॉलेस इंग्लिश लिखें, प्लीज स्ट्रक्चर को फॉलो करो प्लीज। यही गेम है और कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसे इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, टेक्निक, जुगाड़ी गेम है। स्ट्रक्चर पे काम करो प्लीज, एवरीबडी एम्फसाइज ऑन द स्ट्रक्चर। अभी मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ दे रहा हूँ, ठीक है, यू ओनली हैव 10 मिनट्स टू राइट इट। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना भले इंग्लिश गलत लिखें, भले स्पेलिंग मिस्टेक्स करें, मगर प्लीज स्ट्रक्चर पे काम करें। अगर किसी को कोई बात अभी समझ नहीं है ये पैराग्राफ की तो मुझे बताए, उसके बाद ही मैं फिर नई चीज पढ़ाऊंगा, वरना फिर हम पैराग्राफ ही पढ़ते रहेंगे फिर से आज की क्लास में भी, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट है आपका ऐसे का। इफ दिस इज नॉट राइट तो आपका ऐसे क्या, लेकिन ये तो पैराग्राफ ही है ना ऐसे में, समझ रहे हैं आप लोग? सबको नजर आ रहा है ना? मैं भी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, ठीक है ना? राइट पैराग्राफ। पढ़ें कोई इनमें से? हाँ भला आप पढ़ो जोर से। एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ये आपका टॉपिक सेंटेंस मैं अभी से बता रहा हूँ। पहला सेंटेंस आपका ये होना चाहिए और लाइन मत छोड़ना। ये पहला सेंटेंस है, यहीं से आपने कंटिन्यू करना है, करते 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 जहां पे भी आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है वहां तक करना है, बीच में कोई लाइन नहीं छूटेगी, ठीक है? और आपका ये टॉपिक सेंटेंस मैं अभी से बता रहा हूं, इससे आपने क्या निकालना है, आपका पैराग्राफ निकालना है। और दूसरी चीज मैं फिर से बताऊं ये है, फिर आपके आ जाएंगे 3 से 4 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, ठीक है? अगर किसी को मसला है कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होता है तो मैं रिपीट कर सकता हूं। फिर आपका 1 या 2 रेफरेंस आ गया, 1 या 2 लाइनों में या सेंटेंसेस में, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूजन सेंटेंस। और कंक्लूजन सेंटेंस में आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने कनेक्टिंग वर्ड्स कुछ सिखाए थे, क्या थे वो? हेंस, देयरफॉर। किसी ने देखे थे घर जाके ये क्या चीजें थी, ये क्या होता है? मैं फिर इसके बाद में पूछूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा ना
तो फिर उसकी शामत आएगी, क्योंकि ये एक सिर्फ तस्वीर देखनी थी। और अगर आप लोगों से ये काम नहीं हो रहा ना, तो फिर आप लोग दुआएं वुआएं छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा। कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है, देखे थे किसी ने? मैं पूछूंगा सबसे। और उसकी कैटेगरीज होती हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, सही है। चलो लिखना शुरू करो। यू ओनली हैव 10 मिनट्स। मैं 45 पे आप लोगों से ले लूंगा पेपर्स। कुछ मिस्टेक्स हैं यार आप लोगों की, वो मैं फिर से आपको बता दूं। ये मैं बता दूं, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है, क्योंकि देखें भाषण में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोगों ने फिर से लाइनें छोड़ी हुई थी, लाइनें छोड़ी हुई, हेडिंग्स दी हुई है कंक्लूजन सेंटेंस की। देखिए हेडिंग्स नहीं देनी, बिल्कुल भी नहीं देनी। हेडिंग्स हमारे ऐसे में नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। पहले आपका जब आपने ऐसे स्टार्ट किया, उसके ऊपर आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं कि यार ठीक है, मेरा टॉपिक मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन मेरे को आ गया, ऐसे आ गया, वो मैंने लिखा, बस उसके बाद मेरा ऐसे शुरू हो गया, पैराग्राफ खत्म, दूसरा पैराग्राफ शुरू, खत्म, जितने भी हैं हमारे पास चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक आपका ऐसे नहीं आता। हेडिंग आपने कहीं पे भी नहीं डालनी, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। लाइंस लीव ना करें, डोंट लीव लाइंस। अब देखिए ये टेक्निकल चीज़ें, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ें, ये टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे टेक्निकल राइटिंग है, इसको ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मायने रखती हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं उसकी आउटलाइन मेकिंग की। पेपर में आपको ऐसे के साथ साथ आपको आउटलाइन बनानी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने किस किस चीज़ों पे काम करना है, पहले तो आप लोग मुझे पता है, मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले सेंटेंस पे काम करना है। सेंटेंस अभी भी कुछ लोगों के ना जम्बल्ड थे यार, पहले तो आप लोग सेंटेंस पे काम करें, ठीक है, और पैराग्राफ पे काम करें। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ों पे काम करना है वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। या आप मैप बना लें अपने पास, ताकि देखें आपको ईजी हो जाए कि यार ये मैंने वो चीज़ें जो मैंने करनी है। टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस बताएं। द फर्स्ट सेंटेंस, और वो सेंटेंस जिसमें पूरे टॉपिक का, पूरे पैराग्राफ का जिस्ट है आपका, उसी पे बात करनी है। अब एक था लड़का या लड़की थी कोई, उन्होंने ये लिखा, एजुकेशन के बारे में लिखा, फिर उन्होंने कहा कि देखें उससे हम अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं सोसाइटी में। बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो फिर स्टेटस की बातें करने लग गया, तो आपकी कोहेरेंस गई, कोहेरेंस आपकी गई। जब आपका टॉपिक एजुकेशन है कि कैसे एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन सेल्फ डेवलपमेंट, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? आपने लिखा स्टेटस चेंज कर सकते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। अब आप इस पे बात नहीं करेंगे, बात आपने किस पे करनी थी? एजुकेशन वाले पे। कोहेरेंस वरना आपकी चली जाएगी। अब आप बात करें, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, आपके पास क्रिटिकल एबिलिटीज आएंगी, ठीक है ना, आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी होगी। विजुअलाइजेशन क्या होती है? दिमाग में जो आप चीज़ें बनाते हैं ना, सोचते हैं, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, वो कहते हैं कि जो थ्योरी थी उसकी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको पता है उसने बोला कि मैंने वो थ्योरी सबसे पहले अपने दिमाग में विजुलाइज की थी, मैंने पूरी बनाई थी। उनकी थिंकिंग पावर इतनी ज़्यादा थी, उनको बोलते हैं ना आईक्यू से ज़्यादा उनका विजुअलाइजेशन बहुत तेज़ था। वो सारा अपना एक्सपेरिमेंट दिमाग में कर लेता था, उसे नज़र आता था कि सूरज चांद ऐसे घूम रहे हैं। ये दिमाग की एबिलिटी हर बंदा ये अटेन कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ज़्यादा आप इस चीज़ों को सोचें। सेंटेंस फॉर्मेशन पे, पैराग्राफ पे काम करें, और स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये आपकी अभी की चीज़ें हैं, ठीक है। आउटलाइन पे आ जाते हैं। आउटलाइन क्या होती है? वो देखते हैं ना आप, वो बुक जब आप खोलते हैं तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाता है, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, इंडेक्स पेज, कंटेंट्स पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स। बुक जब खोलते हैं या कोई भी हम कह लें इंडेक्स देख लें, टेबल है, एक तरीके से टेबल है, आप समझिए। आउटलाइन इज अ टेबल। एक आउटलाइन एक स्केलेटन है जो आपको बताएगा कि मैंने या उस राइटर ने या उस बुक ने या पब्लिशर ने अंदर क्या क्या लिखा है। अब आप स्टूडेंट CSS के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के 2500 से 3000 लफ्ज का ऐसे लिखना है, वो आपने लिख लिया, वो आपकी मर्जी, आपने कितना लिखा है, मैंने आपको वर्ड लिमिट बताई हुई है, वो आपकी मर्जी, बाकी जितना लिखना है दैट इज अप टू यू गाइस, ठीक है।
अब आपका एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपने ऐसे में क्या क्या लिखा है, क्या आपने ऐसे को सही परसीव किया है, क्या आपने अंडरस्टैंड किया कि यार मैंने इसमें एजुकेशन के बारे में लिखना है। ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन से आप आईटी पे आ गए या आपने सोशल मीडिया के बारे में लिख दिया। ठीक है, उसका काम आसान बनाने के लिए और आपका काम भी आसान बनाने के लिए ये एक मैप होता है। आउटलाइन एक मैप है, एक स्केलेटन है आपके ऐसे का कि आप लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे, बस इतना सा है। अब इसमें दो तरीके की हेडिंग्स हैं, हम उस पे आते हैं। एक है यूनिवर्सल हेडिंग्स। यूनिवर्सल हेडिंग्स यानी कि हर ऐसे में कुछ हो या ना हो, जमीन आसमान टूट जाए ना टूटे, ये हेडिंग्स आपके ऐसे में लाजमी होनी चाहिए। यूनिवर्सल हेडिंग्स पहली है इंट्रोडक्शन की, ठीक है, और आपकी नंबर 2 है जो लास्ट आपकी हेडिंग है वो है कंक्लूजन की। बस ये दो हेडिंग्स आपकी यूनिवर्सल हेडिंग्स हैं। बाकी आपकी हेडिंग्स आप उसमें 100 हेडिंग्स डालें, आपकी मर्जी। अगर दीज आर यूनिवर्सल हेडिंग्स, हर ऐसे इंट्रोडक्शन पे शुरू होगा, कंक्लूजन पे खत्म होगा, बीच में आपकी होगी बॉडी। ऐसे का थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, ऐसा है, ये क्या है आपका, ये आपका इंट्रोडक्शन है। मैं इसको आई लिख रहा हूं और मैं इसको लिख रहा हूं सी। ये आपकी बॉडी है। अब बॉडी में क्या होगा, ये आपका मिसाल के तौर पर 20% ऑफ द एसे। कितना है? 20% ऑफ द एसे, बट वेरी इंपॉर्टेंट 20%। ये भी आपका 20% है, ये आपका 60% ऑफ द एसे। तो सबसे ज्यादा काम कहां करना है भाई? 60% पे ही काम करना है ना, ज्यादा पैराग्राफ लिखना है हमने उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ऐसे मेक या ब्रेक यही करेगा और ये करेगा, मगर आपका एग्जामिनर ये भी देखता है ना, वो कोई भी पैराग्राफ उठा लेगा। आपने 17 पैराग्राफ लिखे हैं, वो क्या पता पहला पैराग्राफ लिखे, वो बोलेगा अच्छा पहला दूसरा तीसरा पैराग्राफ तो लोग कॉन्शियसली ही लिखते हैं, सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता लिखते हैं, हमने भी यही किया था। बाद में उसके बाद जो पैराग्राफ होते हैं उसमें आपकी मिस्टेक्स बढ़ती जाती हैं। आप लोग जिस दिन ऐसे लिखेंगे ना, पूरा आप देखेंगे पहले आपकी बड़ी स्मूथ रिदम जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी कंसिस्टेंसी इंसान की ना, इंसान खोता जाता है। अब वो बढ़ेगी कैसे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। अब वो आपकी मर्जी, आप कितनी करें, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है। हम ये इस बारे में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होता है, मगर आज हम करेंगे आउटलाइन की बात। आउटलाइन में बेसिकली क्या होगा, अब देखें आउटलाइन मेकिंग के कुछ रूल्स हैं। हम रूल्स की तरफ आते हैं। हेडिंग्स डालनी है, ठीक है, सब हेडिंग्स डालनी है, ठीक है, ये आपके रूल्स हैं। मगर इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें कैपिटलाइजेशन का बड़ा गेम है। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, यही जो हम बात कर रहे थे ना, लाइन नहीं छोड़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे लिखना है, प्रोज एंड कॉन्स, देखो बड़ा है, सी का कॉन्स बड़ा है, ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और आप मैं बताता हूँ, ये देखें, ये आपकी हेडिंग्स जहां पे भी आप देखें, आप बुक्स में देख लें, कंटेंट देख लें, हमेशा इस तरीके से हेडिंग्स डली होंगी। कुछ चीजें जो है वो आपकी कैपिटल नहीं होंगी, बाकी सब चीजें कैपिटल होंगी। आपकी हेडिंग्स ऐसे डलेंगी, आप अंडरलाइन कर सकती हैं, अगर नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने अंडरलाइन नहीं करना, मैं अंडरलाइन नहीं करता, नहीं करें भाई आप, नो इश्यू, मगर ऐसे कभी ना करना, हम अक्सर करते हैं। या इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, ये किसी की सेइंग तो है ही नहीं, ना पेपर में ऐसा लिखे, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? आपने नहीं करना। हेडिंग्स आपने जितनी भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, यूनिवर्सल हेडिंग्स है, सब्सिडियरी जो बाकी हेडिंग्स होती हैं वो हैं, जो भी हैं उसमें आपने इस तरीके से ये चीज़ नहीं करनी जो मैंने आपको भी बताया, कभी भी नहीं करना, वो एग्जामिनर बड़ा तब जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बताएं कौन सी हेडिंग डालेंगे सबसे पहले?
इंट्रोडक्शन डालेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब आप इधर ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, आपकी मर्जी है, इसको कोई भी कॉनोटेशन देना चाहें। मैं ए लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी है जो मैं लिखूं, सब समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आपने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिख दिया, हो गया, लाइन मार दी, लाइन मारे ना मारे आपकी मर्जी, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब कुछ लोग हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं कि यार आप ना थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में लिख देंगे उसमें, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं ए बी सी। ए में जो मिसाल के तौर पे आपने कोई जनरल बात की है अपने ऐसे के बिल्कुल स्टार्ट में, मिसाल के तौर पे कोई भी बात है तो आपने वो जनरल बात यहाँ लिख दी। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि वो जनरल बात कुछ भी हो सकती है, ऐसा ना हो जनरल लिख के आ जाओ, ठीक है, जनरल बात है। दूसरे में जो आपका मेन मुद्दा है ना आपके ऐसे का, आपने ये उठा के लिख दिया, क्या लिखा आपने, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें देखिए छोटा छोटा लिखेंगे, समझ रहे हैं आप, यहां आप आगे छोटा छोटा, ये है सब हेडिंग्स, ठीक है, ये आ गया, हो गया जी, बस रूल्स है ना, क्या करें। जो आपकी हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स के अंदर जो सब पॉइंट्स हैं, अच्छा ये हो गए आपके सब पॉइंट्स, क्या हो गए, इसमें बेसिकली वही चीजें हैं जो आप ग्रामर के रूल फॉलो करते हैं। बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता बी बड़ा हो डी भी बड़ा कर दो, ऐसा नहीं होगा, ये सब पॉइंट्स है आपके। अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे, ओवरव्यू दे देंगे टॉपिक का कि मैं जो है ना इस टॉपिक में प्रोज और कॉन्स लिखूंगा ग्लोबलाइजेशन के। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, इसकी बात हम बाद में करेंगे, वो भाई सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, और जो भी उनका थीसिस स्टेटमेंट है वो लिख देंगे इंट्रोडक्शन के नीचे। अब आपकी मर्जी है, मैं अगर मेरे से पूछेंगे मेरा क्या फॉर्मूला था तो मैं ये वाला फॉर्मूला करता था जो ये वाला था, ठीक है, मैं ये करता था। यानी जो मेरा इंट्रोडक्शन है ना उसको 3 पार्ट्स में तोड़ा, एक पार्ट मेरा थीसिस का है, एक पार्ट में मैंने बताया कि मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा अपनी बॉडी में, वो लिखा, और एक जनरल स्टेटमेंट है जो मैंने स्टार्टिंग ऐसे में कोटेशन से शुरू कर दिया, किसी भी चीज से मैंने उसको शुरू कर दिया अपने ऐसे को। बिल्कुल कर सकते हैं, वो सवाल ना पूछना तो अच्छा है, डोंट आस्क द एग्जामिनर, ये वाला ना पूछना। बाकी आप एक्सक्लेमेशन डाल दें, कोई बड़ी बात ऐसे कर दें एकदम अलार्मिंग बात हो, हाँ यार देखो एक बात बताऊं, उस पे हम आते हैं, आप कैची बनाओगे अपने इस ऐसे को, कैसे बनाओगे कैची, स्टार्टिंग क्या लोगे, आप सीधा बोलेंगे भाई टुडेज वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड, मैं तो इधर से स्टार्ट करूंगा, वेरी सिंपल। मैं आपको क्या बोला, मैंने पहले दिन क्या बोला था, सिंप्लिसिटी इज द की टू एसिंग दिस पेपर। जितना सिंपल हो गया ना उसकी आंखों में मत आना, इतना भी उसको वो अलार्म मत कर देना, वो बोले यार बंदा तो बड़ा अच्छा है, वो नीचे नीचे है तो वो डिसअपॉइंट हो जाए, यार मैंने तो इससे कुछ और तवक्को रखी थी बट उसने तो कुछ और किया। तवक्को में उसको नहीं रखना, उसको बस ना ऐसे जाओ उसके साइड से बिल्कुल कोने से निकल जाओ, उसे पास होके आपने पास होना है ऐसे में। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इसमें जो भी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब हम आते हैं सब हेडिंग्स की तरफ। यार ऐसे को तोड़ना है, थोड़ा सोचना है। ये जो आपका मैंने मिसाल के तौर पे टाइटल लिखा है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इससे आपको क्या समझ आती है? वो उसने कोई ऐसी बात ही नहीं की, वो पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज मुझे बताओ और गेम खत्म करो। हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस भी लिखेंगे, क्या पता एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कोई रिपोर्ट भी डाल देंगे, कोई केस स्टडी भी डाल देंगे। नो सर, आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल रखना है। वो कह रहे प्रोज एंड कॉन्स, तो आप उसी की बात करें। आप अपनी दूसरी सब हेडिंग क्या देंगे? हेडिंग आपने बोला बी, हेडिंग मेरी क्या है, क्या लिखेंगे आप? प्रोज ऑफ, और कोई दूसरा कोई लफ्ज को इस्तेमाल करेगा, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब आप ये लिखेंगे, मैं लिखूंगा वही उसको कॉपी पेस्ट किया। सबसे अच्छा है आपने एग्जामिनर को, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया भाई साहब को। मैं आपको बताऊं, आपके 12 सब्जेक्ट्स में जो आपका सवाल है ना, उसी के वर्ड्स को आप हेडिंग बना दो, यू विल बी इन सेफ वाटर्स। कोई अपने से प्रोस्पेक्ट मेजर्स ये वो करने की जरूरत ही नहीं है। जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, उसी को इस्तेमाल करो। द एग्जामिनर, उसका दिमाग ऐसे ही काम करता है इंसान का, बोलेगा यार बंदा बिल्कुल सही जा रहा है या बंदी बिल्कुल सही जा रही है। समझ गए आप लोग? बिल्कुल उसको कॉपी कर दो। हम नहीं बचपन में कॉपी करते थे कॉम्प्रिहेंशन को,
वही लफ्ज कॉपी करके आगे बिकॉज लिखते थे कि भाई बिकॉज दिस इज उस तरीके से आप लोगों ने गेम करना है। ऐसे में मैं बता रहा हूँ टेक्निक का गेम है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। हाँ, आपकी थिंकिंग स्किल्स का गेम है, कितना अच्छा सोचते हो। दूसरा, आप कितना अच्छा जुगाड़ी आप कितने अच्छे हो, जुगाड़ी आपको होना पड़ेगा। अब देखिए आपके जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं, कंक्लूजन सेंटेंस, यकीन माने आप अपने 5 सेंटेंस आज रट लें कंक्लूजन के कि मैंने हर सेंटेंस को ऐसे कंक्लूड करना है, मैंने हर सेंटेंस का टॉपिक सेंटेंस इस तरीके से बनाना है। वो 5 को ना आप पूरे पेपर में इस्तेमाल करें, आप देखना आपका ऐसे गेम होगा। 5 आपके प्रोज के आपने लिख लिए, 5 आपके पास कॉन्स के पड़े में, आपको और क्या चाहिए? कैची भी कर ले, रट्टा मार के हैं, कोई मसला थोड़ी है। हाँ, टेम्पलेट बना ले, वेरी गुड। अपने टेम्पलेट्स बना के रखे हैं अभी से। मैंने अपने टेम्पलेट्स बनाए, मेरे टॉपिक सेंटेंसेस के भी और कंक्लूजन सेंटेंसेस के भी। जो मैं लिखता था, प्रैक्टिस करता था, यार अखबार में कोई चीज देख ली, यार ये देखो इस बंदे ने किस तरीके से लिखा है, किसी बुक से देख लिया, किसी आर्टिकल, जहां से भी आपको कोई चीज उठा के कॉपी पेस्ट मार दें। एक छोटी सी अपनी बुक बनाना ऐसे की, उसमें टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूजन सेंटेंस के बारे में लिखें। फिर जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं कि यार मैंने कौन सा कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, मोर ओवर है, फर्दर मोर है, फर्दर है, सिमिलरली है, लाइकवाइज है, आइडेंटिकली है। बहुत अच्छे अच्छे कैची लफ्ज हैं। आप बोलेंगे यार मजा आ रहा है लिखने में, आपको खुद मजा आएगा लिखने में। तो आप इस तरीके से कुछ चीजें करें। अब प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। अब आप इसमें कितने पॉइंट्स लिखेंगे? आप लोग बोल रहे हैं 16 पैराग्राफ्स। मैं आपको कुछ मिथ ब्रेक बताता हूं कि मैंने अपनी आउटलाइन में टोटल 11 पॉइंट्स लिखे, 11 पॉइंट्स लिखे, ठीक है। टोटल मेरी 4 हेडिंग्स थी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और 2 बीच की हेडिंग्स, 4 हेडिंग्स थी। टोटल 11 पैराग्राफ्स थे, इंक्लूडिंग योर इंट्रोडक्शन एंड योर कंक्लूजन। दैट मीन्स सिर्फ 9 मैंने और पैराग्राफ्स लिखे जो लिखने होते हैं। अब आपको लोग बोलेंगे नहीं जी 16 लिखने हैं, 15 लिखने, 14 लिखने। यार ये मिथ्स हैं। अच्छा लिखो सिर्फ, दैट इज द की। स्ट्रक्चर को फॉलो किए, वर्ड लिमिट आपकी पूरी हो रही है 1400 से 1800 लफ्ज के बीच में, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। हमें बोलते हैं नहीं यार सिर्फ 400 बंदा पास हुआ है, ऐसे में 500 बंदा, ऐसा नहीं है। 2021 की रिपोर्ट अगर किसी ने देखी है तो आपको पता है कितने लोग पास हुए ऐसे में टोटल? मैं आपको बताता हूं, इतने लोग फेल नहीं होते जितना हमें लगता है, ठीक है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। देखिए आउट ऑफ, मगर रेशो फिर भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1687 लोग अपीयर हुए, 14,760 ने फेल किया, बहुत बड़ा है ये। अब पास ने कितने किया वो भी आप देख लें, 2127, और आखिर में टोटल कितने पास हुए? 376। बाकी 11 सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं। दैट मीन्स ये आप ना सोचें कि सिर्फ आप उसको पास करेंगे, बट 90% अगर आप ऐसे को पास कर लें तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उन 2000 लोगों में आ सकते हैं पासिंग में, अगर आप थोड़ी इन चीज़ों को करें जो मैंने आपको बोला है। मैंने या किसी भी मेरे से अच्छे उस्ताद भी होंगे, मैं तो अभी बिल्कुल ग्रेजुएट हुआ हूँ या मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। मेरे से अच्छे उस्ताद भी होंगे, आप किसी से भी सीखें, मैं कह रहा हूँ मुझसे ना सीखें, बट प्लीज़ एक मेथड पकड़ें, उसी पे काम करें। ऐसा ना हो एक अटेम्प्ट में आपने एक मेथड किया है, दूसरे में बोलो नहीं यार ये काम नहीं करा, आप दूसरे की तरफ चलो। एक मेथड को पकड़ें, उस पर यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें और उस पर चलें। प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपने जी, आप देखिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ए लिख दिया। अगर कोई केस स्टडी है, रेफरेंस है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार उसका रेफरेंस है किसी बुक का नाम, किसी कोटेशन का, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ए लिखा, आपने पॉइंट लिख दिया, बस आगे चले गए। आपने आउटलाइंस देखी होंगी, किसी ने आउटलाइंस देखी है पहले? भाई आउटलाइन लिखी, मिसाल के तौर पे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में बोलूंगा भाई ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स हो गई है, ठीक है। चीज़ें बड़ी जल्दी अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं लोगों को, हर दुनिया पूरी ग्लोबलाइज्ड हो गई है। आज हमारे कुत्ते या बिल्लियां जो पाकिस्तान में, वो अमेरिकन चीज़ें खा रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ना, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। आप ऐसी एग्जाम्पल्स दें जो कोई भी नहीं देता, जो आप सोचेंगे नहीं यार मैं बुक का नाम लिखूंगा। नो, मेरी भी एग्जाम्पल सही थी। अगर मैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में ये बोलूँ यार पाकिस्तानी कुत्ते और बिल्लियां जो हैं वो भी फ्रांस की कोई बनाई हुई चीज़ खाते हैं, तो कोई गलत बात है? ऐसा हो रहा है, तो ऐसी एग्जाम्पल्स दें। अब या तो आप एग्जाम्पल यहाँ लिख दें, नहीं लिखनी ना लिखें, नो इशू, ठीक है। मैंने ये मेथड इस्तेमाल किया था, मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपके पास सारे ऑप्शन हैं, ये भी है, ये ऑप्शन भी है। क्या रेफरेंस लिख के छोड़ेंगे?
तो इसका देखें, एक बात सुने, आपका एग्जामिनर इतना पागल नहीं है। सबसे पहले ना एग्जामिनर को पागल ना समझें। हमें हमारे सर कहते थे आप एग्जामिनर को पागल ना समझे, कुछ चीजें होती हैं मेन स्ट्रीम की, वो होती हैं। यानी रेफरेंस आपका ऐसे विदाउट रेफरेंस, पैराग्राफ विदाउट रेफरेंस, तो वो वैसे ही उसको इनवैलिडेट कर देगा। दैट मीन्स आपका ऑलरेडी जब आपने ए लिखा है ना, तो दैट मीन्स देयर इज सम रेफरेंस। अब जब वो पढ़ेंगे ना, अब मेरी बात सुने, आपने रेफरेंस लिख दिया, क्या पता वो रेफरेंस खराब है, हो सकता है। तो उधर ही उसने आउटलाइन पढ़ते हुए बोला यार बंदा तो बिल्कुल गलत लिख रहा है, उधर ही वो चौकन्ना हो गया। तो देखिए, अपने आप को जितना कम एक्सपोज करें ना उतना अच्छा है। अगर मैंने ये टेक्निक ली, मिसाल के तौर पर ये टेक्निक ली, दैट वाज ओनली बिकॉज मैं अपने आप को इतना एक्सपोज नहीं करना चाह रहा था एग्जामिनर को। मैं बिल्कुल छुपा हुआ था, मैं ढका हुआ था। मैंने उसे मजबूर किया कि भाई आपने मेरा ऐसे पढ़ना है, इसलिए मैंने किया। मैंने थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ लिख दी। अब एक तरीका ये भी, थीसिस स्टेटमेंट के सामने मैं थीसिस स्टेटमेंट भी लिख दूं, बट नो, आई डिड नॉट डू दैट। मैंने सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिखा ताकि वो बंदा मेरा इंट्रोडक्शन पढ़े और आखिर में देखे चाहे थीसिस स्टेटमेंट भाईजान की क्या है, उस पे आया। इधर मैंने अगर रेफरेंस पॉइंट गलत लिख दिया तो मैं तो क्या, वो वैसे अलार्म हो जाएगा, उसके वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो बोलेगा बस बंदा गया। इधर मैंने नहीं लिखा, दैट मींस ही हैज टू रीड द पैराग्राफ टू नो व्हाट माय रेफरेंस इज। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे को भाई ऐसे निकालना है कि आपको बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं आना। अभी से कह रहा हूं, लाइमलाइट में बिल्कुल नहीं आना। ये चीज मिटा दूं, यहां तक आप समझ आ रहे हैं आप लोगों को? यस प्लीज। देखिए बात सुने, बिल्कुल इट कैन बी अ डिफरेंट सिचुएशन। कुछ लोग बोलेंगे यार, अगर मैं भी आपको कह रहा हूं, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर रेफरेंस देन प्लीज राइट इट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। और बात ये कि देखिए, फिर ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि यार एग्जामिनर बोलेगा यार मेरे लिए इजी नहीं बनाया, मैं क्यों देखूं। मसला ये है कि एग्जामिनर ने, हमें एफपीएससी ने कोई आउटलाइन का तरीका भी तो नहीं भेजा कि यही आउटलाइन फॉलो करनी है। नो, देयर इज नो फॉर्मूला। दैट मीन्स कि इट इज अप टू यू गाइस टू डू इट। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी हमें एफपीएससी ने नहीं बताई, हमें सिर्फ सिलेबस बताया। अगर हमें बताया जाता कि यार इन एवरी क्वेश्चन आई नीड क्रिटिकल एनालिसिस, आई नीड अ कंक्लूजन, आई नीड एन इंट्रोडक्शन, तो मैं लिखता। ऐसे भी लोग हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की राइटिंग में होता ही नहीं है, दे डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी। उन्होंने भी पास किया है, बल्कि टॉपर्स रहे हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिखा उन्होंने। मैं ऐसे पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ, लोगों ने नहीं लिखे, ठीक है। और उनके नंबर आप देखें 80s में 90s में। क्यों? एक तो वो थोड़े यूनिक थे, दूसरी बात वो एग्जामिनर को वही दे रहे थे जो एग्जामिनर चाहता था, वेरी इजीली। तो ये चीजें भी तो है ना। मैं आपको कह रहा हूं कुछ भी लाजमी नहीं है, आपकी मर्जी, लिखना है लिखें, नहीं लिखना है नहीं लिखें। ऐसा भी है कि इंट्रोडक्शन आपने क्या किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा और आप डायरेक्ट बी पे आ गए अपने प्रोज वाले पे, आपने ये वे कुछ भी नहीं किया, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है, ना लिखें भाई, एवरीथिंग इज अप टू यू। मैं बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला जो आपको लगता है ना सबसे अच्छा है, उसको पिक करें। अब आप गूगल इमेजेस पे चले जाएं, आप बोलेंगे जी आउटलाइन ऑफ एन ऐसे, आपको 15-16 किस्म के आउटलाइंस मिल जाएंगी। अब आप उसमें से कुछ भी फॉलो करेंगे ना, आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपका चेकर होता है वो हम स्टूडेंट नहीं होता, वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इंग्लिश डिपार्टमेंट के। तो यार वो ऐसे तो हेड नहीं बने, ठीक है, उनको सब चीज़ों का पता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये हेडिंग दी, उसके बाद हम क्या देंगे, 5 पॉइंट्स हमने मिसाल के तौर पे 5, देखो 6 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, 5 डाल दो, भाई टाइम पे, ठीक है, कि आप इसके साथ इंसाफ भी कर सकें। ऐसा ना 7 तो आपने लिख लिए, आप बोलने से मैंने लेंथ पूरी करनी है, 7 आपने लिख दिया मगर वो कंटेंट अच्छा नहीं है, क्वालिटी मटेरियल नहीं है, तो अच्छा है कि 5 लिख के क्वालिटी चीजें लिखी ताकि आपकी रिदम नहीं टूटी। रिदम नहीं टूटनी, ये ऐसे एक गाने की तरह होना चाहिए कि जिसकी रिदम ना टूटे। अब हमने उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या बनाएंगे इस टॉपिक के हिसाब से, हमसे क्या मांग रहा है, कौन मांग रहा है, डायरेक्ट हमने कौन लिख दिया, कॉन्स ऑफ, जी बड़ा या छोटा, क्यों, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसमें भी वही गेम है, ऐसे दे दें पॉइंट, या इसके साथ साथ आपने ये दो दिया, रेफरेंस दे दिया, दोनों फॉर्मूले ठीक है।
इसमें भी यही है जो उसके लिए, ये देखो सब पॉइंट्स के लिए वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। ए लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ आप पे भाई ये कोई मैटर थोड़ी करता। ए लिखो, ऐसा ए लिखो, ऐसा आई लिखो, ऐसा लिखो, आपकी मर्जी है, जो लिखना है भाई लिखो। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल हेयर, एक्सेप्ट आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कंटेंट की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कंटेंट वही हो जो प्रोज एंड कॉन्स हो, ऐसा ना हो आप कोई तीसरी चीज लिख लो। और इसके बाद कौन सी हेडिंग देंगे? कंक्लूजन की। और कौन, और कुछ एडिशन करना चाहेगा? आप बोले कौन से सॉल्यूशंस देंगे? क्या बोलेंगे भाई? सॉल्यूशंस टू आगे, टू कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आप कह रहे हैं। अच्छा कौन कौन लिखेगा ये? जिसके पास टाइम होगा वो लिख सकता है, जिसके पास बहुत अच्छी कोई चीज है वो लिख ले, कोई मसला नहीं। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आप बोले जी केस स्टडी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वो ओवरऑल एनालिसिस करेगा किसका? ग्लोबलाइजेशन का ओवरऑल एनालिसिस कर सकते हैं आप, दैट इज अप टू यू। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा आप यहां से शुरू हुए, बी दिया, सी दिया और डी में आपने डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया, डायरेक्ट आपने कंक्लूजन दे दिया, आपकी यूनिवर्सल हेडिंग। दैट इज अप टू यू गाइस। मेरा यही था कि मैं डायरेक्ट कंक्लूजन देता, मैं सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मुझसे सॉल्यूशंस नहीं पूछे उन्होंने, पूछे ही नहीं उन्होंने, मैं क्यों दूं? अगर आपको स्टैंड आउट होना है तो यस यू कैन राइट इट। एक और चीज, ये जो एक एक पॉइंट है ना, ये पैराग्राफ है पूरा, समझ रही है? जो आप लिख रहे हैं ना अपनी आउटलाइन में, ईच सब पॉइंट इज अ पैरा। अब पैरा क्या था जो हमने भी सीखा था 2 क्लासेस से, और वो एक एक, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की एक आप पैराग्राफ बनाएंगे, नहीं, आप ये पैराग्राफ बनाएंगे। ये पैरा, पहला आपने इंट्रोडक्शन लिखा, थीसिस हो गया पूरा, उसके बाद डायरेक्ट आप इस पे प्रोज पे आ गए। अब वो थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।